अलाउंसेस और पेड्स की बात करेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले जो हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, मैं पहले वो ज़रा आपके साथ डिस्कस आउट कर लेता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को हमने किस तरह लेके चलना है। ये समरी शीट आप लोगों के पास शेयर्ड होगी, आप लोगों ने इसको पकड़ना है और इसकी मदद से ही क्या करना है, अब आपने अपनी हर एक चीज़ जो है वो इसकी हेल्प से सॉल्व करना शुरू करनी है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट तकरीबन हमारा यही होगा। यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा कि उस बंदे का नाम क्या है। यहाँ पे हम बता देंगे रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर है और ये क्या है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि ये टैक्स पेयर की प्रोफाइल है। इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने टैक्स पेयर प्रोफाइल कहा था और ये हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है जी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये हमने कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें ये आपके दो कॉलम जो हैं वो बन रहे होंगे। दो कॉलम्स बनाएंगे, ये आपको सिखाया हुआ है। ये वर्किंग वाला कॉलम, ये फाइनल कॉलम। इनकम फ्रॉम सैलरी हम कंप्लीट करके आए हैं, तमाम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, टोटल सैलरी आपकी आ जाएगी। अब इस टोटल सैलरी में आपके पास गोल्डन हैंडशेक भी शामिल हो सकता है, जो कि सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा होता है। आप इसको यहाँ पे सारी फेज के ऊपर भी कर सकते हैं सैलरी कैलकुलेट, या आप इसका वर्किंग का रेफरेंस देके वर्किंग में भी कर सकते हैं। जब हम पास पेपर्स करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हमने कैलकुलेट करना सीखी हुई है। इनकम, उसमें से तमाम डिडक्शंस लेस करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी हमारे पास, इसमें रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर लेस करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें सेक्शन 37, 38, 37A और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसमें गेन इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफटीआर वाली इनकम भी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनटीआर वाली इनकम भी आ जाएगी। ये भी हम क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, इसकी कितनी बनती है। अब इस टोटल इनकम में एनटीआर, एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये सब कुछ शामिल होगा। इज दैट क्लियर? पांचों हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो हमारे यहाँ पे शामिल है। अब हम ये चीज़ तो हमें आ गई है। अब हमने आगे करना है, अब हमने आगे चलना है उसकी टैक्सेशन की तरफ। हमने टैक्सेशन निकालनी है, टैक्सेशन क्या होती है क्या नहीं होती, उसके बारे में हमने अब क्या करनी है, बात करनी है, शुरू करनी है। अब यहाँ पे ज़रा कंसेप्चुअल डिस्कशन कीजिएगा, समझिएगा क्या होती है क्या नहीं होती। ये बड़ी बारीक सी बातें हैं, बाय द बुक आप चलेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ता है, जो कभी आप नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगा आपको इसमें जाके। मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। आज हम अख्तर लावा, देखिए लावा वाला कलर भी आ गया, हम अख्तर लावा से लिखते हैं। देखिए एग्जाम में ना जो रिक्वायरमेंट आती है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल, ये इसने तीन क्या रीसेंट 4 अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल्स में क्या इसने ये दी है कि नहीं दी रिक्वायरमेंट्स में? आपको याद है कि जब हमने डिस्कस किया था, जब हम इनिशियल वो वक्त याद करें जब आप छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे और इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ओरिएंटेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने रीजंस ऑफ फेलियर पढ़ी थी। एक उसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी, फेलियर की रीजन थी, वो थी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। कि आप रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई ये एग्जामिनर ने क्या किया था, ये क्लियरली बताया था। अब न्यूमेरिकल्स की बात करने लगो। न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर बड़ा क्लियरली पूछता है रिक्वायरमेंट में कि कैलकुलेट टोटल इनकम, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स पेएबल। ये एग्जामिनर बहुत क्लियरली क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब आप खुद बताएं
अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस ना करें तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? जब उसने हमें क्लियरली बता दिया कि ये हमने उसे कैलकुलेट करके देना है, अगर हम उसको ये ना करके दें तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये टोटल इनकम क्या है और टैक्सेबल इनकम क्या है। टोटल इनकम का मतलब है कुल आमदनी, जो बुक में आपके एक्सप्लेन्ड है सेक्शन नंबर 5 में कि सम, मेरा लैपटॉप तंग कर रहा है, ऑल हेड्स ऑफ इनकम, कि तमाम इनकम के जो हेड्स हैं अगर हम इनको जमा कर लें तो हमारी वो इनकम क्या कहलाती है? हमारी वो टोटल इनकम कहलाती है। अब ये जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, जिसमें हमने सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स, ये सारी हमने क्या कर ली है, हमने यहाँ पे इसको जमा कर लिया है। ये हमारी क्या कहला रही है? ये मेरी टोटल इनकम कहला रही है। इसमें नॉर्मल टैक्स रेजीम वाली इनकम भी शामिल है, इसमें फाइनल टैक्स रेजीम वाली इनकम भी शामिल है, इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाली शामिल है। तो सारी इनकम को अगर हम जमा करेंगे वो हमारी क्या है? टोटल इनकम बन रही होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करने। तो टोटल इनकम में क्या आएगा? एनटीआर, एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक के सारी ही आएगी। तो पहली आपकी जब पेपर में न्यूमेरिकल्स में रिक्वायरमेंट आएगी, जब ये आपने खुद पढ़ी है न्यूमेरिकल्स में, पहली रिक्वायरमेंट आपने क्या करना है? पहली रिक्वायरमेंट में आपने उसको टोटल इनकम कैलकुलेट करके देनी है। रिमेंबर, टोटल इनकम में ये क्या होगा? ये सारा कुछ आ जाएगा, एनटीआर की, एफटीआर की, सेपरेट ब्लॉक की, ये सारी इनकम जो है आपकी टोटल इनकम कहला रही होगी। एनटीआर की, सेपरेट ब्लॉक की और एफटीआर की, ये कंबाइन हमने शो करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल इनकम आपने शो करनी है। अब टैक्सेबल इनकम आपने जब शो करनी है तो टैक्सेबल इनकम हम कैसे निकालते हैं? हम लेते हैं कि क्या हमारी टोटल इनकम है, हम अपनी टोटल इनकम पकड़ते हैं, उसमें से हम लेस करवा देते हैं अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस। वो लेस करवाने के बाद जो हमारे पास आएगी वो हमारी क्या कहला रही होगी? वो हमारी टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। इस इनकम के ऊपर हमने क्या करना होता है? हमने रेट लगाना होता है और उसके ऊपर फिर हमारा क्या आता है? टैक्स आ रहा होता है। अब एक्चुअल में हमारे पास ये है और हमने यहां से निकलना है और हमने यहाँ पे जाना है और हमने इसका सफर क्या करना है? तय करना है। मैं आपको चैप्टर 1 पे लेके चलता हूँ। वो वक्त याद करें जब आप छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे और पहली दफा आप टैक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 में आपको याद है कि हमने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। अब वेलफेयर गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है और गवर्नमेंट आपको इनवाइट भी कर सकती है कि आए, आप हमारे काम में हेल्प करें, हम आपको बेनिफिट देंगे। मतलब गवर्नमेंट खुद भी क्या कर सकती है? हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकती है, सड़कें बना सकती है, या गवर्नमेंट आपको भी कह सकती है कि यार आप आए, आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी मदद करें, आप यहाँ पे डोनेशन कर दें, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब आप गवर्नमेंट की मदद करेंगे, जब आप गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, एक टैक्स पेयर को, एक पर्सन को बेनिफिट देगी। अब वो बेनिफिट जो है वो दो तरह से दिया जा सकता है। या तो आपकी इनकम की तरफ से आपको बेनिफिट दिया जा सकता है, या आपकी टैक्स की तरफ से आपको बेनिफिट दिया जा सकता है। अगर आपकी इनकम गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे, फॉर एग्जाम्पल आपने अर्न किया था 10,000, आपने अर्न किया था 10,000, आप गवर्नमेंट ने कहा यार मेरी हेल्प कर दो, तुम ज़कात वगैरह पे कर दो, तुम ये काम शाम कर लो, आपने वो काम कर दिया।
गवर्नमेंट ने कहा तुमने काम कर दिया तो मैं तुम्हें 10% तुम्हारी इनकम टैक्स से माफ कर देता हूं। मैं तुम्हारी इनकम 2000 जो है, सॉरी 10% कितना बनेगा, 1000, 10% तुम्हारी इनकम जो है मैं रिड्यूस कर देता हूँ। अब जब उस 10% आपकी इनकम रिड्यूस कर दी, अब आपका कितना बनेगा, 9000 इनकम बन रही होगी। अब वो आपसे 9000 के ऊपर टैक्स लेगी, तो कितना टैक्स बनेगा, फॉर एग्जाम्पल रेट है 5%, तो ये बनेगा 450 टैक्स। अगर 10,000 पे टैक्स लेती गवर्नमेंट तो आपका टैक्स बनना था 500, लेकिन आपने गवर्नमेंट की किसी मैटर में हेल्प की तो उसकी वजह से उसने आपकी कोई इनकम जो है वो माफ कर दी, और उस माफी की वजह से आपका टैक्स जो है वो कम हुआ। ऐसा आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये बेनिफिट, ये तमाम चीजें जो आपकी इनकम को कम कर रही हैं, वो आपका डिडक्टेबल अलाउंस कहला रहा है। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं कि ये वो डिडक्शंस हैं जो आपकी इनकम में से लेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम होती है और आपका टैक्स जो है कम लग रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट है। ये किस तरह का बेनिफिट है कि मैंने कोई खर्चा कर दिया, मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया, गवर्नमेंट ने मुझे वो टैक्स का एक्सपेंस अलाउ कर दिया। जब मैंने वो एक्सपेंस लेस करवाया तो मेरी इनकम जहां 10,000 होनी थी वहां पे 9,000 आ गई, जिसकी वजह से मुझे टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ गया। सो ये बेनिफिट है। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस कह रहे होते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये वो डिडक्शंस हैं, इसको लिख लो कि ये वो डिडक्शंस हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम को कम कर रही हैं, आपकी इनकम को रिड्यूस कर रही होती हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट कहती है नहीं जी मैं तुम्हारी इनकम को रिड्यूस नहीं करूंगी, मैं तुम्हें टैक्स का माफ दे दूंगी। आपका फॉर एग्जांपल टैक्स बना 1000 रुपया, आपने गवर्नमेंट ने किसी काम में सपोर्ट की थी, गवर्नमेंट ने आपको 200 रुपया टैक्स छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब आपने रिमेनिंग टैक्स कितना पे करना है, 800। ये जो इसने किया है टैक्स माफ, इसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट, कि गवर्नमेंट आपके टैक्स में कमी कर रही है। तो रिमेंबर, अगर गवर्नमेंट कोई आपको ऐसा बेनिफिट दे रही है जिससे आपके टैक्स में कमी वाकया हो, उसको हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं। या गवर्नमेंट कोई भी आपको ऐसा बेनिफिट दे रहा हो जिससे आपके टोटल इनकम में कमी वाकया हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिडक्टेबल अलाउंस कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, सिंपल इज दैट, डिडक्टेबल अलाउंस वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब आप टोटल इनकम में से अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर दें, माइनस कर दें, तो जो आपके पास आएंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। तो टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे कैसे जाते हैं, अगर आपको पेपर में सवाल आता है तो क्या बताओगे? पेपर में ये 2 नंबर का सवाल आपको पास पेपर में पूछ लेता है कि टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम से क्या मुराद है। ये 2 नंबर का सवाल आपको थ्योरेटिकल आता है, तो कैसे बताएंगे? टोटल इनकम का तो बता देंगे कि सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग नॉर्मल टैक्स रेजिम, सेपरेट टैक्स रेजिम एंड फाइनल टैक्स रेजिम, वो आपकी टोटल इनकम बनाएगी, आएगी, यही होगा। और टैक्सेबल इनकम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो आ रही होती है। इज दैट क्लियर? ये टेक्स्ट में लिखना है और ये पेपर में आ जाता है, ये पेपर में आया होता है, ये पेपर में पूछ भी सकता है। और बच्चे कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर ली है कि टोटल इनकम क्या होती है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम में जाना है और टैक्सेबल इनकम के लिए हमें डिडक्टेबल अलाउंसेस चाहिए। अब यहाँ ना जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपको याद हो, अगर आपने एफटीआर वाली वीडियोस या सेपरेट टैक्स रेजिम वाली वीडियोस तसल्ली से देखी हैं,
आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इनकम है वो 3 रजीम्स में फॉलो कर रही है, फॉल कर रही है, एनटीआर में, एफटीआर में और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। ये हमने देखा था 3 में ये फॉल कर रही हैं। और हमने क्लियरली इनका फीचर पढ़ा था, एफटीआर का भी और सेपरेट टैक्स रजीम का भी, कि इन इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो लेस नहीं हो सकता। याद है? अगर नहीं याद तो मैं जरा आपको ये याद करवाता हूँ, मैं किताब से शो कर देता हूँ आपको। ये देखें, ये एफटीआर की थी, क्या होती है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि एफटीआर की कोई इनकम भी है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, और ना ही इसमें से कोई किसी किस्म की लॉस की एडजस्टमेंट हो सकती है। वीडियो में बताया था। एंड सेम गोज विद द सेपरेट टैक्स रजीम। सेपरेट ब्लॉक की इनकम जो है उसमें से भी हम किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो लेस नहीं करवा सकते। ये हमने जब रजीम्स की डिस्कशन कर रही थी तो हमने वहां पे डिस्कस ये बड़ा क्लियरली किया था। जैसे जिसमें सेपरेट ब्लॉक की है, सेपरेट ब्लॉक में भी लिखा हुआ है कि ये जो इनकम है इसमें से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होगा। दोनों बातों से एग्री करते हो? इसका मतलब जो एफटीआर की इनकम है और जो सेपरेट टैक्स रजीम की इनकम है, इन दोनों इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस हम लेस नहीं करवा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफटीआर की और इसकी इनकम के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकते। इसका मतलब अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी टोटल इनकम निकाली, उस टोटल इनकम में से फिर जितनी भी सेपरेट ब्लॉक वगैरह की इनकम या एफटीआर की इनकम होगी वो हम लेस करवा देंगे कि ये हमारी इनकम जो है वो लेस हो गई है। जब हमने टोटल इनकम में से सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर की इनकम लेस करवा दी, तो अब जो हमारे पास इनकम बची होगी ये खाली कौन सी इनकम होगी? नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम होगी। ऐसे ही है, जब ये नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम हमारे पास आ जाएगी तो फिर इस नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम्स में से हम क्या करेंगे, हम ये डिडक्टेबल अलाउंसेस अगर लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिसके ऊपर हमने रेट लगाना है। मींस जो हमने यहाँ पे चीज कैलकुलेट करना सीखनी है वो हम इस तरह से क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले हमने क्या करना है, ये न्यूमेरिकली फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल हमारे साथ साथ ही शुरू होने हैं ये। पहले आप सबसे टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख ली, उसमें से फिर जितनी भी एफटीआर और एसबीआई की इनकम है वो लेस करवाएंगे। वो लेस करवाने के बाद आपकी सिर्फ एनटीआर की इनकम रहेगी। जब आपकी एनटीआर की इनकम आ जाएगी तो उसके ऊपर क्या करेंगे, ये तमाम डिडक्टेबल अलाउंसेस आप अपने लेस करवाएंगे। ये लेस करवाने के बाद फिर आपके पास क्या आएगी, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाएगी। फिर इस इनकम के ऊपर हम रेट लगाएंगे और अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मेट समझ आ रहा है कि हम फॉर्मेट्स किस तरह लेके चल रहे हैं? ये सारी समरी शीट्स आपके पास है, इनके प्रिंटेड फॉर्म आपके सामने होनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो सारे का सारा इसके तहत ही होगा और आपको न्यूमेरिकल में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का मसला फेस नहीं होगा। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे पास हैं कौन कौन से और कैसे क्लेम किए रहेंगे उसके बारे में हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें अपनी टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। और वो टोटल इनकम कौन सी होगी, वो टोटल इनकम अंडर एनटीआर होगी, नॉर्मल टैक्स रजीम वाली। जब हमारे पास टोटल इनकम अंडर नॉर्मल टैक्स रजीम अंडर एनटीआर आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से ये डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो लेस करवा रहे होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस हमें पता है क्या है, वो एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर हमने किए हैं हम उन्हें करेंगे, हम उन्हें पे करेंगे तो वो हमारे टोटल इनकम जो है वो रिड्यूस कर रहे होंगे। अब अगर हमारी टोटल इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। अब हमें
कौन कौन से किस 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 किस्म के एक्सपेंडिचर अलाउ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है ज़कात। देखिए जो हमने ज़कात पे की होगी अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वो हमें अलाउ है। जो भी हम ज़कात पे कर रहे होंगे अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वो हमें अंडर सेक्शन 60 के मुताबिक क्या है, वो हमें अंडर सेक्शन 60 के मुताबिक अलाउड है। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें क्लेम कर सकते हैं, हम उससे लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एसेट्स वगैरह की बात करते हैं कि अगर आपके पास 7.5 तोले सोना या उसके इक्विवेलेंट कोई अमाउंट पड़ी हो, या 52.5 तोले चांदी या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट पड़ी हो, तो उसमें से फिर ज़कात जो है वो हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है, फर्ज हो जाती है। और ज़कात जो है वो हमें क्या करनी होती है, वो हमने पे करनी होती है। ज़कात बेसिकली क्या है, ज़कात बेसिकली इस्लाम का बहुत ही अहम रुकन है, और इस्लाम का बहुत ही प्यारा रुकन है ज़कात का, जिस पे अल्लाह पाक ने क्या किया है, अल्लाह पाक ने एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का प्रिंसिपल जो है वो गिवन किया है कि अगर जो मालदार हैं वो अपने दौलत को पाक करें, और वो दौलत जो है वो गरीबों तक पहुंचे, गरीबों को तक जानी चाहिए। तो ये ज़कात जो है, हमें ने क्या कहा है टैक्स वालों ने, टैक्स वाले कहते हैं ज़कात जो है वो इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। वो कहते हैं आप ज़कात पे करें, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इस ज़कात का पे करने का बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे, हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। फायदा क्या होगा, हम इसको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर आपको क्लेम करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम जो है वो लाख रुपया आ रही है और आपने ज़कात 1000 रुपया पे की है, तो हम कहेंगे 1000 लेस करवा लो, आपकी इनकम जो है वो कितनी बनेगी, 99,000 जो है वो बन रही होगी। तो ये वाले बेनिफिट जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसमें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो ये ज़कात की बात हो रही है ना, ये ज़कात कौन सी अलाउड है, जो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, या वो ज़कात जो आपकी बैंकिंग चैनल के जरिए कटी है। मतलब जब बैंक ने आपकी ज़कात डिडक्ट कर ली है, वो हमेशा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ही करता है। तो जितनी भी ज़कात कटी होगी वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इवन अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड की पेमेंट में से आपकी ज़कात की पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो गई है, ये ज़कात की पेमेंट भी आप डिडक्टेबल अलाउंस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। इवन अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला है और प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात की पेमेंट हुई है, वो ज़कात की पेमेंट भी क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, आप लेस करवा सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर उसने एग्जाम में गिवन किया जी ज़कात पेड टू रिलेटिव, ज़कात पेड टू फ्रेंड, या ज़कात पेड टू ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस तरह की बातें गिवन की हैं जिसमें वो हमें बैंक वगैरह क्या नहीं बता रहा, या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के बारे में नहीं बता रहा, तो वो वाली ज़कात हम पेपर में लेस नहीं करेंगे, वो वाली ज़कात हम पेपर में लेस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अक्सर वो गिवन कर देगा ज़कात पेड टू रिलेटिव, ज़कात पेड टू फ्रेंड, ज़कात पेड टू नेबर। ये जो ज़कात हमने पे की होगी फ्रेंड नेबर वगैरह को, इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम क्लेम नहीं कर सकते। वो हमें अलाउ नहीं होंगी। हमें कौन सी ज़कात अलाउ होगी, जो बैंक ने काटी है या जो हमने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की है, वो हमें अलाउ होगी। अगर न्यूमेरिकल हमें गिवन हुआ है और न्यूमेरिकल में सिंपल उसने लिखा हुआ है ज़कात पेड, या उसने हमें लिखा हुआ है ज़कात डिडक्टेड, और उसने कुछ नहीं बताया कि ये बैंकिंग चैनल में है या नॉन बैंकिंग चैनल में, कुछ नहीं बताया उसने, हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा एज्यूम करना है कि ये बैंकिंग चैनल के जरिए ज़कात पे की गई है, हम इसे डिडक्ट कर लेंगे, हम इसे क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर उसने हमें बता दिया कि ज़कात पे टू रिलेटिव्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम डिडक्टेबल अलाउंसेस क्लेम करने जाते हैं
अगर हमारी इनकम जो है वो 1000 है और हम कहें जी हमने 1200 की ज़कात पे की है और लेस करवाएं 200 वापस मांगे, ये अलाउ नहीं होता। मैक्सिमम कितना आप क्लेम कर सकते हैं, जितनी आपकी इनकम है। अगर आपकी 1000 इनकम है, आप 1000 तक ही क्या कर सकते हैं, अपना डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने के बाद आपकी इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज जो है वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद दो मजीद डिडक्शंस हैं, एक है वर्कर वेलफेयर फंड और दूसरी है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड। वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड। इसका सिंपल याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अमाउंट, किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन अगर वर्कर वेलफेयर फंड में की है या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड में की है, आपने जितनी भी कंट्रीब्यूशन की होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, क्लेम हो जाएगी, आप उसको लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मजीद कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको। गॉट इट। अब उसके बाद हमारे पास आखिरी रह गए, वो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल एक्सपेंसेस क्या है कि ये जो है ना, गरीब गरीब लोग, मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, जो अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं या खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी तालीम के लिए क्या दिया है, उनको उनकी तालीम के लिए ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी औलाद के ऊपर इस तरह कोई खर्चे वगैरह कर रहे हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप वो क्लेम कर सकते हैं। और औलाद लेक्चर बंक कर रही है, उनके लेक्चर पेंडिंग है, बट वालदैनों को उन्होंने कहा हुआ है कि अपने औलाद को पढ़ाएं, ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को तो अंदाजा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है आप क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम करने का रूल क्या है कि क्या हमने जो अपने बच्चों की या अपनी कोई भी फी पे की है, क्या वो सारी की सारी हम क्लेम कर सकते हैं एज एक्सपेंस? द आंसर इज नो। रूल है कि हम जो ट्यूशन फीस होगी, ट्यूशन फी, उसका लेंगे 5%। मतलब आपने सालाना, एनुअली जितनी ट्यूशन फी पे की होगी उसका आप ले लेंगे 5%। कितना बनता है वो? सेकंड पे आप कंपेयर करेंगे 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो भी आपके टैक्सेबल इनकम आई है उसका 25% वो कंपेयर करेंगे। और थर्ड पे आप कंपेयर करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चाइल्ड, कि कितने बच्चे हैं पर बच्चा 60,000 के हिसाब से। ये तीनों आप अमाउंट्स निकाल लेंगे, मतलब ट्यूशन फी का 5%, टैक्सेबल इनकम का 25% और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गंदी औलाद। आप इन तीनों को लिखेंगे, आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे। इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगी, जो भी सबसे लो अमाउंट आएगी, वो क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पे एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकेंगे। आप उसको यहाँ पे एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पे ये कंपैरिजन करेंगे ना, ये वाला, इस पे है टैक्सेबल इनकम का 25% लेना है। और टैक्सेबल इनकम पे हमने बड़ा ये क्लियरली पढ़ा हुआ था कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कि टैक्सेबल इनकम कैसे आती है। टैक्सेबल इनकम आती है कि हम अपनी टोटल इनकम लें, उसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाएं, फिर हमारी क्या आती है, टैक्सेबल इनकम आती है। अभी टैक्सेबल इनकम जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशनल अलाउंस से पहले देखें हमारे पास ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड है। तीन अलाउंसेस जो हैं, जो हमें एजुकेशनल अलाउंस से पहले गिवन किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं।
आपने इनमें से कोई चीज पे नहीं की, आपका जो पहला अलाउंस है जो आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो सीधा क्या है, वो एजुकेशनल अलाउंस ही है। तो फिर क्या होगा, जो आपकी टोटल इनकम होगी, एजुकेशनल अलाउंस से पहले कोई भी अलाउंस नहीं था, मतलब ना ज़कात पे की हुई है, ना वर्कर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन है, ना वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड में कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं है। तो लेस जीरो करेंगे। इसका मतलब इस केस में जो टोटल इनकम होगी वही हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना है, तो वो हम देखेंगे जब हम ये अलाउंस क्लेम करने जा रहे हैं, अगर इससे पहले कोई भी अलाउंस था, फॉर एग्जाम्पल उसने ज़कात पे की हुई थी या वर्कर वेलफेयर फंड पे किया, कुछ भी पे किया जो इससे पहले है, एजुकेशन एक्सपेंस से पहले है, अगर उसने वो कोई अमाउंट पे की है तो वो हम लेस करेंगे कि टोटल इनकम लेस उसने ज़कात पे की, तो ज़कात लेस करवाएंगे। ज़कात लेस करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये टैक्सेबल इनकम होगी। इस टैक्सेबल इनकम का हम क्या लेंगे, 25% लेंगे, और हम फिर क्या कर रहे होंगे, हम उसको क्लेम कर रहे होंगे। रिमेंबर, ये हमें क्या करनी है, ये हमने काम वर्किंग में करना है। ये हमें काम किस में करना होगा, वर्किंग में करना होगा, बिकॉज रूल में क्या वर्ड लिख दिया है, उसने रूल में टैक्सेबल इनकम वर्ड लिख दिया है। तो अगर एजुकेशनल एक्सपेंस से पहले कोई भी अलाउंस हम क्लेम कर रहे हैं, तो फिर जब हम ये वर्किंग निकाल रहे होंगे तो टोटल इनकम में से वो एक्सपेंस हम लेस करवा देंगे, लाइक ज़कात पे की है या वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह पे किया है, वो हम लेस करवाएंगे। जो रिमेनिंग आंसर आएगा ये टैक्सेबल इनकम होगी। इसका 25% लेंगे और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अपना फैक्टर कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, क्या ये हर बंदा क्लेम कर सकते हैं? क्या हर बंदा एजुकेशनल अलाउंस क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। इसका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि जब आप एजुकेशनल अलाउंस क्लेम करने जाएंगे तो वही बंदे क्लेम कर सकते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 मिलियन तक है। मतलब जिसकी इनकम 15 लाख तक है, टैक्सेबल इनकम जिसकी 15 लाख तक है, वही क्या कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकता। मतलब एक बंदा है, वो कहता है जी मेरी टोटल इनकम जो है 18 लाख है, वो कहता है जी बताएं क्या मैं एजुकेशनल अलाउंस क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आप फौरन उसको इनकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये तो तुम्हारी टोटल इनकम है ना, क्या तुमने कोई ज़कात वगैरह पे की है? वो कहता है जी नहीं मैंने ज़कात पे नहीं की, मैंने कुछ भी पे नहीं किया। आप कहेंगे ठीक है, तुम्हारी जो टैक्सेबल इनकम है वो तो 1.8 मिलियन ही आ रही है, तो 1.8 मिलियन जो कि आ रही है तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। आप कहते हो ठीक है। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी कि जी मेरी इनकम जो है वो 17 लाख है, तो मुझे भी एजुकेशन अलाउंस क्लेम करते हैं। आप कहते हो ज़कात पे की है? कहते जी हाँ जी ज़कात पे की है, कितनी? 2,20,000 की ज़कात पे की। आप लेस करवाते हैं, ये कितना बनेगा? 14,80,000 बनेगा। अब चूंकि इसकी ये टैक्सेबल इनकम बन रही है, ये टैक्सेबल इनकम इसकी 1.5 मिलियन से कम है, तो इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा, इसको एजुकेशनल अलाउंस के तौर पर अलाउ हो जाएगा। आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एक और चीज, ये जो आप ट्यूशन फी पे कर रहे होंगे, जो उसका चालान फॉर्म होगा, उस चालान फॉर्म के ऊपर उस स्कूल का या कॉलेज का एनटीएन नंबर जो है वो लाजमी होना चाहिए। और दूसरा, अगर एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की बच्चों की फी पे कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में एज अ बेनिफिट ट्रीट हो जाएगा। लेकिन उसका अगर एम्प्लॉय कहता है कि मैंने एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट क्लेम करना है, वो उसको नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा एजुकेशन अलाउंस है, जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वाइंड अप होता है। रूल क्या है, 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिनमें से लोअर होगा वो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। और लिमिट क्या है कि उस बंदे की टैक्सेबल इनकम 15 लाख होनी चाहिए। जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख है उससे कम है, वो इसे क्लेम कर सकता है। जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई, वो एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम होगी। टोटल इनकम में से जितने हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस हुए, हमने उनको यहाँ पे लेस किया।
लेस करवाने के बाद जो मेरे पास इनकम आई, ये हमारी कहलाएगी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, कि एनटीआर के तहत हमारी ये टैक्सेबल इनकम बन रही है, इसके ऊपर हमने ये टैक्स लगाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे टैक्सेशन के ऊपर कि हमने टैक्स किस तरह से लगाना है। जब मेरे पास ये इनकम आ जाएगी, जब मेरे पास डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने के बाद इनकम आ गई कि ये मेरी इनकम बन रही है, इनकम अंडर एनटीआर, तो फिर हमने फैसला करना है क्या ये बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। उसका फैसला क्या करेंगे, ये टोटल सैलरी, इस टोटल सैलरी को पकड़ेंगे और हम डिवाइड करेंगे इस टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। मतलब टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जवाब 75% या उससे ज्यादा आया तो हम कह देंगे कि ये बंदा सैलरीड है, इसके ऊपर सैलरीड के रेट लगेंगे। अगर जवाब 75% से कम आया तो हम कह देंगे ये बंदा नॉन सैलरीड है, इसके ऊपर नॉन सैलरीड वाले रेट्स लग रहे होंगे। तो इस तरह से हम सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर सारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, सैलरीड का स्टेटस कैसे निकलेगा, नॉन सैलरीड का स्टेटस किस तरह से निकलेगा, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया। 3 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड है, और हमारे पास है एजुकेशन अलाउंस। ज़कात जो भी होगी हमारी अंडर ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस, जितनी पे की होगी सारे सारे लेस हो जाएगी। रिमेंबर वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड में जितनी भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी की सारी आप लेस करवा सकते हैं, सारे सारी क्लेम करवा सकते हैं। और जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर होंगे उसको क्लेम कराने के लिए रूल है। रूल क्या है, 5% ऑफ द ट्यूशन फी, जितनी भी एनुअल ट्यूशन फी पे की होगी उसका 5%, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चाइल्ड। जो लोअर होंगे वो हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। और क्लेम करने के लिए उसूल क्या है कि उस बंदे की इनकम 15 लाख तक होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी वो ये क्लेम नहीं कर सकता। और जब हम अपने टोटल इनकम में से ये तमाम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा देंगे तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाएगी। जब मेरे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं टोटल सैलरी पकड़ूंगा कि मेरे पास टोटल सैलरी कितनी थी। तो उस टोटल सैलरी को पकड़ के मैंने डिवाइड कर देना है टैक्सेबल इनकम के ऊपर, जो मैंने डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करने के बाद निकाली है। अगर उसका जवाब 75% या उससे ज्यादा हुआ तो ये सैलरीड होगा। अगर 75% या उससे कम हुआ तो हम उसको नॉन सैलरीड मान रहे होंगे। अगर एजुकेशन अलाउंस निकालते हुए अगर ज़कात थी तो ज़कात ही, अगर वर्कर वेलफेयर फंड तो वर्कर वेलफेयर फंड भी लेस हो जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं था तो कोई चीज लेस नहीं होगी। तो यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं।